नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल साच कहूँ तो मारन धावे पे मैं हाजिर हुआ हूँ एक ऐसी शख्सियत को लेकर के जो साहित्यिक क्षेत्र में, रचनाओं के क्षेत्र में, चिंतन के क्षेत्र में, जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में, यहाँ तक कि अंतर्राज्यीय क्षेत्रों में भी जाने जाते हैं। लेकिन एक आर्थिक कमजोरी की वजह से अपने साहित्यों को प्रकाशित नहीं कर पाते हैं। ना ही वो किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, एक छोटी सी क्लिनिक चलाते हैं और निरंतर साहित्य के क्षेत्र में नए नए मुक्तक, नए नए कविताएं, गीत, गज़ल और कहानियां, समीक्षाएं लिख रहे हैं। यहाँ तक कि इनकी तमाम रचनाएं गांव के लोग, लम्ही जैसे पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। आज मैं उनसे आप लोगों को रूबरू कराने के लिए आपके अपने YouTube चैनल साच कहूँ तो मारन धावे पे हाजिर हुआ हूँ। तो आप हमारे बीच में डॉक्टर कन्हैयालाल सोनकर जी हैं। आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में साच कहूँ तो मारन धावे में। धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज के परिस्थितियों में बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, क्योंकि आज जो साहित्य का जगत है, साहित्य क्षेत्र है, वहाँ पे आज एक खामोशी सी है, एक चुप्पी सी है। बहुत से लेखक हैं, बहुत से साहित्यकार हैं, बहुत सारी पत्रिकाएं निकल रही हैं, किताबें छप रही हैं, लेकिन जो आज के 50 साल पहले प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद और गजानन माधव मुक्तिबोध, अदम गोंडवी, नागा अर्जुन जैसे तमाम साहित्यकार हुए जिन्होंने अपनी कलम की धार से व्यवस्था के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ एक आवाज बुलंद की, एक जोश पैदा किया युवाओं में, किसानों में, मजदूरों में। लेकिन आज इतनी विकट परिस्थितियां हैं, वो चीजें नहीं दिख रही हैं। तो इसमें हम आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। सवाल से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपनी एक रचना, समसामयिक परिस्थितियों को लिखी एक रचना आप हम लोगों के बीच में, हमारे श्रोताओं को जो है सुनाएं। धन्यवाद लाल प्रकाश जी, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत हमारे तरफ से शुक्रिया है। और जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए भी हमारी तरफ से उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। देखिए, रचनाएं जो है, निश्चित तौर से जो साहित्यकार होता है, रचनाकार होता है, वो वर्तमान से जुड़ा होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वर्तमान को कहने के लिए वो पौराणिक या अन्य चीजों को साथ में लेता है। तो देखिए, हम कुछ आपके सामने अपना मुक्तक है, अर्ज है, आप इस पे ध्यान दें कि देखें कि ऊंचाई हो अगर दुर्गम तो फिर चढ़ते नहीं बनता। ऊंचाई हो अगर दुर्गम तो फिर चढ़ते नहीं बनता। राहों में बिछे कांटे तो फिर बढ़ते नहीं बनता। राहों में बिछे कांटे तो फिर बढ़ते नहीं बनता। अभिमन्यु गिरा है चक्रव्यूह में, ऐ मेरे प्रियवर। अभिमन्यु गिरा है चक्रव्यूह में, ऐ मेरे प्रियवर। अपने ही हुए दुश्मन तो फिर लड़ते नहीं बनता। अपने ही हुए दुश्मन तो फिर लड़ते नहीं बनता। इसी क्रम में एक और, हम पालो नहीं सारा जमाना भूल जाता है। हम पालो नहीं सारा जमाना भूल जाता है। विपत में फंस गए ओ सब जो बाना भूल जाता है। एक शाकुंतला है जो सहेजी और समेटी है। एक शाकुंतला है जो सहेजी और समेटी है। एक दुष्यंत है अपना ही जाना भूल जाता है। एक दुष्यंत है अपना ही जाना भूल जाता है। और देखें, एक और है मुक्तक,
जी। एक ये महाभारत से लेते हुए कि अर्जुन सा धनुर्धर हिम पे जाना सीख जाता है, अर्जुन सा धनुर्धर हिम पे जाना सीख जाता है, योगी कृष्ण मरने का बहाना सीख जाता है, योगी कृष्ण मरने का बहाना सीख जाता है, सियापति व्रत की कीमत भी चुकाती है घरे में ही, सियापति व्रत की कीमत भी चुकाती है घरे में ही, पुरुषोत्तम भी सरजू में समाना सीख जाता है, पुरुषोत्तम भी सरजू में समाना सीख जाता है। आपकी सेवा में एक और सुनाएंगे। ठीक, देख लीजिए। कहीं पे गार्गी चुप है, कहीं भी दोस्त माँ चुप है, कहीं पे गार्गी चुप है, कहीं भी दोस्त माँ चुप है, कहीं वृंदा बिचारी पातिव्रत होकर के भी चुप है, कहीं वृंदा बिचारी पातिव्रत होकर के भी चुप है, अहिल्या चुप कहीं पे है, शिला बन के कई अरसे, अहिल्या चुप कहीं पे है, शिला बन के कई अरसे, कहीं पे अंजनी लगती विवस्था में ठगी चुप है, कहीं पे अंजनी लगती विवस्था में ठगी चुप है, कहीं पे बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने आप सभी दर्शकों को अपने मुक्तक से सराबोर किया है। तो आते हैं अगले सवाल पर, जो आज की परिस्थितियों में बहुत ही मौजूद सवाल है और हर साहित्यकार किस तरह से सोचता है, किस तरह से देखता है समाज को, राजसत्ता को, व्यवस्था को। तो राजसत्ता और व्यवस्था, राजनीति से जुड़े हुए सवाल है। मैं डॉक्टर साहब आपसे करना चाहूँगा कि आज साहित्यकार सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों में किस तरह से सोच रहा है, किस तरह से आज के राजनीतिक, सामाजिक और राजसत्ता की जो परिस्थितियाँ हैं उसको किस तरह से देख रहा है। देखिए, साहित्यकार या रचनाकार जो समाज की समस्याओं को, समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था को समझता है, वह चुप तो कभी नहीं। चुप न पहले था, न चुप आज है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार वो आगे बढ़ता है और पहले परखता है कि आखिर यह जो व्यवस्था है, जो सामाजिक आर्थिक परिवेश नए रूप में पैदा हुए हैं या पुराने हैं, वो जा किधर रहे हैं। और इन स्थितियों को देखते हुए तो वो जो है कि वो अपनी रचना को अंजाम देता है। इस स्थिति में आज भी रचनाकार, जहां तक मेरी समझ, वो अपने रचना से निश्चित तौर से आगे बढ़ रहा है, लेकिन एक परिस्थिति होती है, एक वर्तमान परिवेश होता है, एक राजनीतिक स्थितियां होती है, एक सामाजिक स्थितियां होती है, एक दबाव की जिंदगी होती है। जैसे कभी किसी ने कहा था कि है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं। तो इस स्थिति में कुछ परिस्थितियां आज भी उपस्थित हुई है आज के समाज में। इसलिए साहित्यकार खुलकर के सामने तो नहीं आ रहा है, लेकिन वह रचना रत है, रेगुलर है, और कुछ पत्रिकाओं में इतनी रचनाएं देखने को मिली है। ऐसा नहीं है कि रचनाकार शांत है, वो अपने कार्य में लगा हुआ है, हर चीज पर सामाजिक राजनीतिक रूप से अपनी रचनाओं को अंजाम दे रहा है। डॉक्टर साहब, जो बात आप कह रहे हैं वो बहुत हद तक सही दिखाई पड़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम अतीत में देखें, जिस समय हिंदुस्तान गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय बहुत ऐसे साहित्यकार हुए जिनकी कलमों ने आग उगला, खास तौर से सरकार के खिलाफ, राजसत्ता के खिलाफ। कलम ने हमें, ऐसे साहित्यकारों के कलमों ने सच को लिखा, मरने से नहीं डरे। लेकिन आज क्या ऐसी परिस्थितियां हैं कि आज का साहित्यकार, पत्रकार, लेखक वो सच लिखने की बजाय जो है राजसत्ता
की वाहवाही, राजसत्ता की विशेषताएं, राजसत्ता की बड़ाई ही लिख रहा है, उसके खिलाफ नहीं जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि वो क्यों ऐसा कर रहा है? जो सच्चाई लिखने की बजाय, आम जनता की आवाज को लिखने की बजाय, उसके संघर्षों को लिखने की बजाय जो है राजसत्ता की बड़ाई, राजसत्ता की विशेषताएं ही लिखने में और सुनाने में मशगूल है। जनता मर रही है, जनता भूख से मर रही है, जनता दवा से मर रही है, जनता जो है कि रोजगार के बगैर मर रही है, सुसाइड, नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान सुसाइड करा के परिस्थितियों में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों जो है कि नागार्जुन जैसे, अदमगुंडवी जैसे, गजानन मानव मुक्तिबोध जैसे, महाश्वेता देवी जैसे साहित्यकार आज की परिस्थितियों में नहीं पैदा हो रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कुछ राजनीतिक व्यवस्था होती है। हमारे दर्शक या उसमें से जो विद्वान है, आप लाल प्रकाश जी खुद जान रहे होंगे कि जिस समय जो दुनिया का आश्चर्य है उसमें से एक चीन की दीवार भी है। इसके जो ऐतिहासिक परिस्थिति है वह यह रही कि जिस समय चीन की दीवार बनाई गई उसके ठीक पहले जो वहां का शासक हुआ उसके दिमाग में आया कि समाज में राजद्रोह का कार्य साहित्यकार करता है। इसलिए सबसे पहले उसने ये किया कि जितने साहित्य थे उस समय चाइना में उसको उन्होंने जलवा दिया और उसके बाद उसने कहा कि सभी जो साहित्यकार हैं वो मेरी बात लिखें, अन्यथा वो दीवार का सुरक्षा के नाम पर दीवार बनाया और उसमें सारे साहित्यकारों और विद्वानों को लगा दिया, जो मरे खपे उसी में उसने उसको दबवा दिया। और चीन के दीवार बनने का एक इतिहास में साहित्यकारों के शहादत की एक बहुत बड़ा इतिहास है। लेकिन उसके बाद से, खैर बाकी इस बात को हम छोड़ देता हूं, तो ये स्थितियां हैं कि भारत में भले ब्रिटिश हुकूमत थी, दबाव तो था, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत साहित्य के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, इतिहास के क्षेत्र में इतना रूढ़ तो नहीं थी। वह सिर्फ उस चीज को बर्दाश्त नहीं करती थी जो इनके बिल्कुल खिलाफ था। तो ऐसे लोगों के लिए उसमें तमाम हमारे साहित्यकार, प्रेमचंद से लेकर के नागार्जुन से लेकर के सभी लोग कलम के माध्यम से सामने आए। लेकिन आज जो भारत में परिस्थिति पैदा हुई है, और भारत क्या पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूं, जो महाशक्तियां हैं वह कहीं न कहीं फासिस्टवादी ताकतों के हाथों में धीरे धीरे अग्रसित होती चली गई है। और यह फासिस्टवाद सबसे ज्यादा अगर डरता है तो न हथियार से डरता है, न दुश्मन से डरता है, न किसी चीज से डरता है। अगर वो डरता है तो सिर्फ कलमकारों से, साहित्यकारों से डरता है। और इस परिस्थिति में भारत में ही तमाम सारे पत्रकारों को लालच दिया गया, डर पैदा किया गया और ये स्थितियां पैदा की। कई हमारे साथी जो अच्छे पब्लिक की बात करने वाले हैं आज जेलों में भी हैं। तो इन पर इस तरह का दबाव है, इसलिए आज का साहित्यकार या तो लिख रहा है तो चुपचाप लिख रहा है, कहीं उसके लायक पत्र पत्रिकाएं हैं तो छप भी रहा है, और जो नहीं लिख रहे हैं, जो बिके हुए हैं जो लोग हैं, वो लोग इस स्थिति पर ध्यान देते हुए भी इसको प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। जी हजूरी में लगे हुए, ठकुर स्वार्थी में लगे हुए, परिस्थितियां ये है। और ऐसी बात नहीं है, अभी भी हमारे कई साहित्यकार हैं जो अपने ढंग से, जैसे नाम लिया जाए, जैसे क्या नाम है कि वो रामदरस मिश्र जी है, अशोक चक्रधर जी है, अपने समय से ये सारे लोग, बार नासिरा शर्मा जी हैं और खलील जिब्रान जी हैं, अपने ढंग से कुछ बातें तो कह रहे हैं। लेकिन वो जो एजिटेशन की बात होती है साहित्यकारों में, वो निश्चित तौर से उसमें स्थिरता है और वो इंतजार है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने जो प्रकाश डाला है आज के साहित्यकारों पर, इन्हीं प्रश्नों के साथ एक बार फिर मैं चाहूँगा कि हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को आप अपनी एक रचना और सुनाएं। एक बेहतरीन रचना जो आप अपनी रचनाओं में सबसे बेहतरीन रचना मानते हैं, जानते हैं, जिसको आप सोचते हैं कि हमारी सबसे अच्छी रचना है, उस रचना को आप जो है हमारे दर्शकों को जो है सुनाएं। देखिए भाई, बड़ी अजीब स्थिति है कि अपना बेटा और दूसरे की बीवी वास्तव में बड़ी अच्छी लगती है। तो स्वाभाविक है कि जो साहित्यकार, जो लेखक, जो रचना लिखता है उसको सब नंबर एक ही लगती है। ये तो दर्शक हैं, ये तो समीक्षा करने वाले लोग हैं, वो क्लियर करते हैं कि वास्तव में वो किस स्तर पर पहुंची है। तो देखिए, इसी क्रम में एक गजल है आपके सामने, जैसे आपसे अर्ज है कि इस पे ध्यान दें कि देखिए, हमारे ख्याल का परचम जो पहले था वो अब भी,
हमारे ख्याल का परचम जो पहले था वो अब भी है, हमारी राह का हमदम जो पहले था वो अब भी है। हमारे ख्याल का परचम जो पहले था वो अब भी है, हमारी राह का हमदम जो पहले था वो अब भी है। दूसरा बंद है, तुम्हारे दिल बदलते हों तेरी राहें बदलती हैं। तुम्हारा दिल बदलते हो, तुम्हारे दिल बदलते हों तेरी राहें बदलती हों, हमारे दिल का ओ सरगम जो पहले था वो अब भी है। तीसरा बंद, निकला चांद की माफिक तपा जेठी दोपहरी सा। निकला चांद की माफिक, निकला चांद की माफिक तपा जेठी दोपहरी सा। देखिए ये वर्तमान परिवेश को समेटे हुए ये शेर का बंद है कि निकला चांद की माफिक तपा जेठी दोपहरी सा, हमारा मोतिया सबनम जो पहले था वो अब भी। निकला चांद की माफिक तपा जेठी दोपहरी सा, हमारा मोतिया सबनम जो पहले था वो अब भी है। जानता हूँ वो काला नाग है, जानता हूँ वो काला नाग है जरूर डसेगा। जानता हूँ वो काला नाग है जरूर डसेगा, हमारे हाथ में मरहम जो पहले था वो अब भी। जानता हूँ वो काला नाग है जरूर डसेगा, हमारे हाथ में मरहम जो पहले था वो अब भी है। और आपसे अर्ज चाहूंगा आप लोगों से कि सरापा है अराजक ताज ली है चांद गंगा की। सरापा है अराजक ताज ली है चांद गंगा की, हमारा रब ही बौड़म है जो पहले था वो अब भी। सरापा है अराजक ताज ली है चांद गंगा की, हमारा रब ही बौड़म है जो पहले था वो अब भी है। और देखिए कि यूं भूलों में मत रहना कि परचम अविजेता है। एक साहित्यकार की अपनी बात है कि यूं भूलों में मत रहना कि परचम अविजेता है, हमारा आज भी दमखम जो पहले था वो अब भी है। यूं भूलों में मत रहना कि परचम अविजेता है, हमारा आज भी दमखम जो पहले था वो अब भी है। और देखिए एक नुक्ते की शेर कि ऐ सौमित्र इतराते हो क्यों पितरी की नथिया पे। ऐ सौमित्र इतराते हो क्यों पितरी की नथिया पे, खरा सोना रहा हरदम जो पहले था वो अब भी है। खरा सोना रहा हरदम जो पहले था वो अब भी है, खरा सोना रहा। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी गजल सुनाई हम लोगों को। चलते हैं आखिरी और फाइनल सवाल की ओर। इस सवाल के बाद पुनः हम चाहेंगे कि आप अपनी एक रचना सुनाएं हम लोगों को। शुक्रिया, ठीक है। तो सवाल का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। साथियों, मैं डॉक्टर साहब से सवाल जो आज की सामयिक परिस्थितियाँ हैं, कोरोना महामारी को एक साहित्यकार, एक लेखक किस रूप में देख रहा है, जबकि कोरोना महामारी को एक बड़ी साहित्यकार, लेखक, बुद्धिजीवी, चिंतक, बुकर अवार्ड से सम्मानित, दो बार बुकर अवार्ड से सम्मानित अरुंधति राय ने कहा है कि कोरोना एक दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार है। तो जो स्थानीय साहित्यकार है, जो लेखक है, वो किस रूप में कोरोना महामारी को देख रहा है, और कोरोना महामारी से निपटने में सरकार फेलियर है या पास है, जरा उस पर भी अपनी राय रखें। देखिए, दुनिया में जो भी जब तक महामारियां आई हैं और पूरे विश्व में काफी नुकसान हुआ है, जन धन की हानि हुई है, और ये भी उसी रूप में कोरोना जो है कोविड-19, यह भी एक इसी तरह की महामारी है जिससे पूरी दुनिया तबाह है। और आज की तारीख में पूरा विश्व इससे तबाह है, उसकी आर्थिक व्यवस्था भी तबाह हो रही है, सारे काम धाम बंद हैं। और सीधे तौर पर जब भी महामारी आती है उसका असर आम जनता पर पड़ता है। और तीसरी चीज ये है कि जब भी वास्तव में जब महामारी आई है तो दुनिया में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है,
विकास के क्रम भी में होता है, विज्ञान के बढ़ोतरी में भी होता है, और हम नए कुछ सोचने के लिए मजबूर होते हैं। वैज्ञानिक अपने ढंग से, साहित्यकार अपने ढंग से, और चिंतक लोग अपने ढंग से देखते हैं, राजनेता अपने ढंग से देखते हैं। तो इस स्थिति में, इस महामारी से परिस्थितियां पूरे विश्व में पैदा हुई। रही बात कि जहां तक हमारे देश की बात है, इस महामारी को जितने हल्के में लिया गया, उससे परिस्थितियां कुछ जटिल हुई। मेरा ये कहना है कि जो भी कुछ हुआ, जो व्यवस्था चली अच्छा चली, लेकिन क्रम उसका उलट गया। क्रम उलट जाने से हमारा देश इससे कुछ ज्यादा ग्रसित हो रहा है, क्योंकि जो काम हमको पहले करना चाहिए था, जैसे कि प्रवासी मजदूरों की बात है, हमारे यहाँ प्रवासी मजदूर करीब 80-90 करोड़ से कम नहीं है, और इनकी जिंदगी रोज के काम धाम से चलती है, धंधा से चलती, इनका धंधा चौपट हो गया। यह काम जो सरकार को चाहिए था कि पहले इनके अपने मुल्क में भेज दिया जाए, 1 महीने का समय देते या 10 दिन का समय देते कि सभी लोग अपने अपने घर चला जाए, तो शायद गांव में या अन्य शहरों में ये बीमारियां शायद इतनी नहीं फैलती। लेकिन ये बाद में हुआ, और जब अर्थव्यवस्था हमारी चरमरा गई, तो ये स्थितियां रही है। सरकार की सफलता असफलता, बात सही होती है कि सब किसी भी शासक की नियति पे निर्भर करती है। अब ये बातें हम ये तो नहीं कह सकते कि अनुभवहीनता की है, लेकिन क्रम जो था वो सही नहीं हुआ। तीसरी चीज है कि जब भी महामारी फैलती है तो उसमें समय देखा जाता है, और अपने देश के चिकित्सा व्यवस्थाओं पर भी ध्यान दिया जाता है। हर देश ने ऐसा ही किया है, जिससे वो कुछ कंट्रोल कर पा रहा है। लेकिन हमारे मुल्क में कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। हम अपनी लाभ हानि देख करके ऐसा कर रहे हैं। यहाँ की जो मूलभूत से चिकित्सा व्यवस्थाएं रही है, उसको तो आज तक कोई छूट नहीं दी गई। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जबकि इसमें ज्यादा सक्षमता रही है। इस बात को हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी स्वीकार करते हैं, और इसी को देख के उन्होंने आयुष विभाग को अलग भी किया और महत्व भी दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन किन परिस्थितियों के तहत हमारे आयुष विज्ञान में इससे जुड़ी जो 3-4 पैथियां, योग से लेकर के आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ को क्यों नहीं विशेष सुविधा दी गई, क्यों नहीं इनको पूरा किट उपलब्ध करा करके चिकित्सा का नहीं व्यवस्था किया गया, तो भाई सरकार की अपनी राजनीतिक व्यवस्था जाने, लेकिन देना चाहिए था। इसे कुछ ज्यादा कंट्रोल होता, और तमाम सारी रिपोर्टें इस पक्ष में आई हैं। लेकिन ये स्थिति है कि मैं ये नहीं कहता कि सरकार विफल है, वो तो काम कर रही है, लेकिन थोड़ा से क्रम में उलटफेर है। ये मुझे लगता है कि इस क्रम को सही हो जाता तो हम ज्यादा पसीना बहाने वाले लोग हैं, उनकी खुद इम्यूनिटी पावर ज्यादा है। और आप देख लें कि हमारे यहाँ जिस स्तर पर पूरी दुनिया में बीमारी है, उस स्तर से कम है, और हम ठीक भी ज्यादा हो रहे हैं, असर भी कम हो रहा है। तो ये हम मेहनत कश लोग हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। चलते चलते साथियों, एक और रचना हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब हम लोगों को छोटी सी रचना सुनाए। चलते चलते आप एक और रचना। चलिए, देखिए, ऐसा है कि छोटी रचना क्या, सभी तो वही है, लेकिन मैं इसी क्रम में आपको एक गजल की कुछ चंद लाइनें फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ, शायद आपको पसंद आवे। और ये भी वर्तमान परिवेश क्या, ये समझिए कि जो परिस्थितियां चल रही है कई सालों से, वो उस पर आधारित है। तो देखिए, पढ़ना लिखना ज्ञानी बनना लगता है इतिहास हो गया। पढ़ना लिखना ज्ञानी बनना लगता है इतिहास हो गया। मेरा बेटा बुधवा भी तो टिक से पास हो गया। पढ़ना लिखना ज्ञानी बनना लगता है इतिहास हो गया। मेरा बेटा बुधवा भी तो डिक्टेंशन से पास हो गया। पर्चे आउट बोर्ड लिखाई नकल अकल की बात हो गई। पर्चे आउट बोर्ड लिखाई नकल अकल की बात हो गई। पहुंच बड़ी क्या करना धरना प्रैक्टिकल ही परिहास हो गया। पर्चे आउट बोर्ड लिखाई नकल अकल की बात हो गई। पहुंच बड़ी क्या करना धरना प्रैक्टिकल ही परिहास हो गया। और देखिए, सामाजिक परिस्थितियों में कि छोटा बड़ा व गुरु शिष्य, बच्चों बूढ़ों
के एक ही घाट, छोटा बड़ा व गुरु शिष्य बच्चों बूढ़ों के एक ही घाट, सभ्यता और संस्कृति का लगता है सत्यानाश हो गया। छोटा बड़ा व गुरु शिष्य बच्चों बूढ़ों के एक ही घाट, सभ्यता और संस्कृति का लगता है सत्यानाश हो गया। और देखिए घर में अपने कि बेटा बहू बहन भाई माँ बेटों का है कैसा खेल, बेटा बहू बहन भाई माँ बेटों का है कैसा खेल, सारे रिश्ते नाते 52 पत्तों वाला ताश हो गया। बेटा बहू बहन भाई माँ बेटों का है कैसा खेल, सारे रिश्ते नाते 52 पत्तों वाला खेल हो ताश हो गया। अब गुरुओं की तो कथा निराली हरियाली के आसपास है, गुरुओं की तो कथा निराली हरियाली के आसपास हैं, सुख पहुँचाए हद से ज्यादा वही उनका खास हो गया। गुरुओं की तो कथा निराली हरियाली के आसपास हैं, सुख पहुँचाए हद से ज्यादा वही उनका खास हो गया। और देखिए जो चल रहा है कि नेट वेट चैटिंग वेटिंग के चट खा रहे हैं महफिल में, क्या बात। नेट वेट चैटिंग वेटिंग के चट खा रहे हैं महफिल में, आभासी दुनिया का जब से हर एक को आभास हो गया। नेट वेट चैटिंग वेटिंग के चट खा रहे हैं महफिल में, आभासी दुनिया का जब से हर एक का आभास हो गया। और देखें मक्ते की शेर कि कारपोरेटों ने छीना है, कारपोरेटों ने छीना है दुनिया भर के कामों को, कारपोरेटों ने छीना है दुनिया भर के कामों को, सौमित्र हर हुनरमंद लगता है जिंदा लाश हो गया, सौमित्र हर हुनरमंद लगता है जिंदा लाश हो गया, सौमित्र हर हुनरमंद लगता है जिंदा लाश। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे चैनल पर आपने जो समय दिया इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। और दर्शकों इसी चैनल पे आपके अपने यूट्यूब चैनल साच कहूँ मारन धावन पे हम फिर एक नए साहित्यकार चिंतक को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने साथी लाल प्रकाश राही को इजाजत दीजिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।